लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है। बता दें आपको कि कल पहले चरण का मतदान होना है और देश भर में 102 संसदीय सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर कल वोटिंग होगी। दांव पर लगी कई दिग्गजों की साख। पीलीभीत, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर में वोटिंग होनी है। साथ ही बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद और रामपुर में कल पहले चरण में वोटिंग होगी। वो 8 सीटें हैं जिन पर पहले चरण में मतदान होना है। तो उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर कल वोटिंग होगी। कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। पीलीभीत, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर में वोटिंग होनी है। बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद और रामपुर में भी वोटिंग होगी। तमाम तैयारियां मतदान को लेकर कर ली गई हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि देश भर में 102 संसदीय सीटें हैं जिन पर वोटिंग होनी है और उत्तर प्रदेश में 8 सीटें पहले चरण में मतदान। तो मुजफ्फरनगर से इस वक्त अरविंद चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। अरविंद, क्योंकि देखिए पहले चरण में 8 सीटों पर वोटिंग होनी है, क्या कुछ तैयारियां, ज्यादा वक्त अब नहीं बचा है? दरअसल आप ये देखिए, प्रथम चरण का चुनाव है जिसमें 8 लोकसभा सीटों पर जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है उनमें से एक मुजफ्फरनगर भी है। मुजफ्फरनगर में डॉक्टर संजीव बालियान जो केंद्रीय मंत्री है और दूसरी बार सांसद थे और वे तीसरी बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। उनके सामने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक है जो कि पूर्व में भी लड़ता है लेकिन अभी तक कोई भी लोकसभा चुनाव वे नहीं जीते हैं। तीसरे प्रत्याशी हैं यहाँ बहुजन समाजवादी पार्टी के दारा सिंह प्रजापति जो पहली बार अब कोई चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे चुनाव सीधा अगर कहा जाए तो त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो बहन कुमारी मायावती जी ने 14 तारीख में यहाँ पे एक अंबेडकर जयंती के दिन सभा की थी, उस सभा के बाद में मुस्लिमों का मन यहाँ पे भ्रमित हो गया है, क्योंकि उस भीड़ में जुटी सभा में जुटी भीड़ को देखकर वे लोगों ने कुछ लोगों ने मन बनाया है कि क्यों ना बहन जी के साथ चला जाए। और जो साइकिल का परंपरागत वोट जहाँ के हरेंद्र मलिक दावा करते हैं कि ये वोट हमारा है और हमारे साथ ही जाएगा। देखते हैं वोटर का मन किस तरफ बनता है। ये तो वोटर की मनसा ही बता पाएगी कि कल जब वो वोटिंग करेगा तो क्या सोच के करेगा। डॉक्टर संजीव बालियान अपने 10 साल के कार्य को लेकर वोट मांग रहे हैं और 10 साल के कार्य के साथ साथ उनका एक विरोध भी लगातार ठाकुर समाज में हो रहा था, लेकिन बाद में जैसे ही ठाकुर समाज की पंचायतें खत्म हुई तो आखिरी में वो समाज की पंचायत न रहकर एक राजनीतिक पंचायत साबित हुई, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को ही समर्थन देने का वो किया। जबकि कैराना पे उन्हीं के समाज के श्रीपाल राणा भी चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने अपने समाज को नकारते हुए ये कहा कि वहाँ पे एक राशन को मदद की जाए। तो इस वजह से जो ठाकुर समाज है वो लगातार कह रहा है कि हम कोई प्रायोजित कार्यक्रमों का हिस्सा बन गए थे, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। और लगता है कि शायद वे बीजेपी के परंपरागत वोटर माने जाते हैं और 20 वोटर माने जाते हैं। लग रहा है कि अब शायद बीजेपी को ही ठाकुर समाज वोट करेगा। लेकिन अरविंद देखो, राजपूतों की तरफ से लगातार सभाएं भी की जा रही हैं, पंचायतें की जा रही हैं, ऐसे में उनका विरोध कितना असर डाल सकता है? देखिए, शुरू में ये लग रहा था कि ये बहुत विरोध डालेगा, कम से कम आधे का 50% ही होता दिख रहा था। लेकिन बाद में जहाँ समाज के नाम पर लोगों को जोड़ा गया, जब हमने लोगों से बातचीत की, उनके गांव जाकर पूछा, तो उन लोगों ने बताया कि हमें ये कहकर बुलाया गया कि समाज की पंचायतें हैं, समाज के पक्ष में निर्णय लिया जाएगा, समाज की उपेक्षा हो रही है, टिकट नहीं दिए गए हैं, तो उस बात को लेकर उन्हें बुलाया गया। लेकिन कुछ कथित नेताओं ने उनको बिना पूछे, बिना उनसे राय लिए, बिना कोई कमेटी गठित किए उनको एक आदेश दे दिया कि हम लोग जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है उनको वोट करें, जिसको वे मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वे कहते हैं कि समाज हमारे लिए सर्वोपरि है, समाज के साथ हम रहेंगे और बीजेपी हमारी बेस पार्टी मानी जाती है, क्योंकि वे अपने आप को क्षत्रिय समाज के लोग मानते हैं कि ये भाजपा जनता पार्टी है हमारी पार्टी। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। अरविंद, बिजनौर से हमारे साथ महेंद्र भी जुड़े हुए हैं। महेंद्र, देखिए कुछ ही वक्त है, यानी कि कुछ ही घंटे बाकी हैं चुनाव यानी कि मतदान होने से पहले। अभी फिलहाल की अगर बात करें तो कहां तक तैयारियां पहुंची हैं? क्या पोलिंग बूथ पर जो पार्टीज है वो पहुंच चुकी हैं? कहां तक क्या कुछ चल रहा है? और अगर हम यहाँ पर सियासी सरगर्मियों की बात करें तो किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है? रवाना कर दी गई थी और मैं इस समय मौजूद हूँ बिजनौर के एक आदर्श मतदान स्थल पर। मैं अपने कैमरामैन कहना चाहूंगा दिखाएं कि यहाँ पर पूरा जो चुनावी महापर्व 2024 है उसको मनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और यहाँ पर काफी जो है आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वोटरों को यहाँ पर भारी संख्या में सुबह से पहुंचेंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर प्रशासन ने पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली है और बात सुरक्षा की करें तो यहाँ पर जो
5000 होमगार्ड लगाए गए हैं, 8000 पुलिस बल लगाएगा, 46 कंपनी जो है सीआरपीएफ यहाँ पर आई हुई है और हर 10 मिनट में बूथ पे जो है पुलिस मौजूद रहेगी। जी बिल्कुल महेंद्र जी, इसके साथ ही देखिए अगर हम पुलिसिंग की बात करें तो स्पेशली तौर पर ब्रीफिंग दी जा रही है। अर्धसैनिक बल की बात करें तो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह के इंतजाम है? जी बिल्कुल, यहाँ पर सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर 600 मतदान स्थल ऐसे हैं जो अति संवेदनशील और संवेदनशील है, उनको उनकी जो है बैच कास्टिंग की जाएगी यहाँ पर, और जो है हर 10 मिनट के बाद तुरंत दस्ता यहाँ पर जो है पैरामिलिट्री फोर्स का यहाँ पर पहुंचेगा और किसी की भी कैमरे की निगरानी में सब कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए ठीक है महेंद्र, लौटेंगे आपके पास में। अरविंद देखिए अभी जिस तरीके से हमने यहाँ पर बात की थी राजपूतों के विरोध को लेकर, इसके साथ ही हमने ये भी देखा है कि कुछ वक्त पहले किसानों की तरफ से भी विरोध जताया जा रहा था, लेकिन उसके बाद अब राजपूतों की तरफ से विरोध है और दूसरी तरफ ये भी तस्वीर है कि जो आरएलडी है वो अब एनडीए के स्टाफ में है। तो ऐसे में कुल मिलाकर मिला जुलाकर असर की हम बात करें तो किसका पक्ष ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है इन चुनावों में? अलग एक गठबंधन का हिस्सा था जिसमें बीएसपी भी थी, सपा भी थी, आरएलडी थी, कांग्रेस, सभी लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। तब भी यहाँ डॉक्टर संजीव बालियान जीते थे। अगर यहाँ पे मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो 2 विधायक ऐसे हैं जो यहाँ के अगर 6 विधानसभा सीटें हैं तो उनमें से 4 विधायक आरएलडी के हैं। आरएलडी को यहाँ एक बहुत मजबूत माना जाता है और मुख्य विपक्ष भी यहाँ पे आरएलडी ही था, लेकिन अब चूंकि ये अब एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं तो भाजपा को लगातार मजबूत माना जा रहा है। और अगर किसान विरोध की बात करें तो किसान विरोध के नाम पे यहाँ पे था कि गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा था। हाल फिलहाल में यहाँ गन्ने का भुगतान समय से है। सिर्फ एक मिल ऐसी है जो समय पर अपना भुगतान नहीं कर पा रही है, बाकी सभी मिलें जो अपने उनका 14 दिन का निर्धारित समय होता था उन निर्धारित समय के अंदर भुगतान कर रही है। और गन्ने की लगभग 1-2 मिलें ही चल रही है, जब तक किसानों के पास लगभग गन्ना खत्म भी हो चुका है। फिर अब गेहूं के बाद जो वे गन्ना बोते हैं वे फसलें ही खेत में खड़ी हुई हैं। तो किसान विरोध हाल फिलहाल तो दिखाई नहीं देता, सिर्फ ठाकुरों का विरोध था। लेकिन ठाकुरों के विरोध ने बाद में आके ऐसा करवट लिया कि जो एक सामाजिक विरोध था वो एक राजनीतिक विरोध बन के रह गया। इस बात को लेकर डॉक्टर संजीव बालियान के पक्ष में यहाँ माहौल बनता दिख रहा है। महेंद्र और अरविंद, आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।